नमस्कार दोस्तों, बेनीवाल एक बार फिर आपके सामने। एक आजकल वाइट कॉलर टेररिज्म शब्द जो है ना नया नया आया है, तो उस पर ही बात की जाए। पहले वाइट कॉलर क्राइम आता था सुनने में, जिसमें मोस्टली जो अपने पद की और सत्ता का दुरुपयोग करके आर्थिक मोस्टली हेरा फेरी और क्राइम जो होते थे, वो इसमें वाइट कॉलर क्राइम में आता था। लेकिन अभी नया शब्द आया, वाइट कॉलर टेररिज्म। ये ओसामा बिन लादेन भी पढ़े लिखे इंजीनियर थे, लेकिन उस टाइम पे भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी हमारे यहाँ ये इसलिए हुआ कि एक माँ बहुत ज़्यादा संख्या में जो है डॉक्टर पकड़े गए हैं दिल्ली ब्लास्ट के संबंधित, और वो यहीं पढ़े लिखे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, और यहीं इस देश के जो पैसों से वो डॉक्टर बने हैं। करदाताओं के पैसे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर बने, और उसके बाद वो लोग किस तरह देश के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हो गए। ये एक गंभीर विषय है, इस पे बात होती रहनी चाहिए, ताकि लोगों के जो है ना संज्ञान में ये चीज़ें रहें कि आने वाला समय में आपको कहाँ, कैसे, कौन, किस किस्म का आदमी आपके अड़ोस पड़ोस में होगा, उसको देखने की आवश्यकता है। अब ये सारी चीज़ें सब पे बात हो चुकी है, उस पर ज़्यादा कुछ बोलना जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या हम लोग इसके जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, एक बिना किसी राजनीतिक बात किए अगर ये देखें कि उनको क्या हमको उसमें करना चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए सरकार ने, समाज ने, मीडिया ने, बिना कोई भेदभाव के मैं दो चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल लोगों का पक्ष लिए और नहीं। सबसे पहले प्रोफेशनल ड्यू डिलीजेंस और उसकी पृष्ठभूमि। कोई भी जो संवेदनशील रोल में अपॉइंटमेंट होते हैं, डॉक्टर हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, और दूसरे जो एजेंसियां हैं जो बहुत ही संवेदनशील काम करते हैं, उनमें अपॉइंटमेंट से पहले आपका प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस, कैरेक्टर वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए। और इसमें कोई किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का, ज़मीन के फरोख्त, खरीद फरोख्त का, गाड़ियों के खरीदने का, बेचने का, आपका जो है रेंट पे घर देने का, इन सब का बहुत सख्ती के साथ वेरिफिकेशन हो, पुलिस के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा। तो ये एक कदम है जो इस तरह की चीज़ों को रोकने में मदद करेगा। दूसरा है पॉइंट है मेरा ट्रांजैक्शन ट्रेसेबिलिटी। ट्रांजैक्शन ट्रेसेबिलिटी खाली आर्थिक पैसे के लेन देन ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ हर किस्म का ट्रांजैक्शन, उसमें हथियार का ट्रांजैक्शन हुआ है, गोला बारूद का ट्रांजैक्शन हुआ है, आपको विस्फोटक जो है ना ट्रांजैक्शन हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हुआ है, सारी चीज़ों का। तो इस चीज़ को एकदम से ट्रांजैक्शन ट्रेसेबिलिटी बहुत तेज़ी के साथ, और सारे लॉजिस्टिक बिल्कुल उसका उद्गम स्थल से लेके और कहाँ तक पहुँचा कोई भी चीज़, उसका ट्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है मेरा इंटीग्रिटी यूनिट्स। आपको हर एक जगह एक यूनिट बना के रखनी पड़ेगी, और समाज का भी इसमें पार्ट होगा। इसमें स्कूल कॉलेज भी होंगे, यूनिवर्सिटी भी होंगे, और आपके कोई भी वर्क प्लेस होगा, कोई भी इंडस्ट्री होगी, कोई भी शैक्षणिक संस्था होगी, उन सब में आपको एक विशेष निगरानी दल वहाँ का आपने कैसे इंटरप्रेट करना है वो करने की आवश्यकता है,
जैसे चीन में आप जाके देख लीजिए, बिना कोई लाग लपेट के उनके जिन्हें सरकार के आदमी हर कॉलेज में, हर क्लास में, हर वर्क ऑफिस में, हर जगह उनके अपने एक एक सदस्य रहते ही रहते हैं, वो किसी भी देश में रहे। और कोई भी सरकार के खिलाफ या कोई भी देश के खिलाफ कोई बात करेगा, उसको वो तुरंत वहीं से बात करने से ही पकड़ लेते हैं। तो हमको भी ऐसे ही एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उसको, और दूसरे जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान एजेंसियों को रखना चाहिए। नहीं तो कोई सामने आएगा नहीं, उसी की जान चलेगी, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। बहुत ही सरकारी संस्थाओं से लेकर हर जगह प्राइवेट में ये सब चीज़ें यूनिट आपको बनानी पड़ेंगी, तभी इस देश में सुरक्षा का माहौल पैदा कर पाएंगे। और जो गलत सोच रहे हैं उनके दिल में भय पैदा करना अति आवश्यक है, नहीं तो पढ़े लिखे लोग से लेकर अनपढ़ तक आपको इस तरह की हरकतों में शामिल नजर आते हैं। इंटर एजेंसी फास्ट ट्रैकिंग अगला पॉइंट है मेरा। इंटर एजेंसी फास्ट ट्रैकिंग और डेटा शेयरिंग, स्थानीय पुलिस हो, चाहे नेशनल लेवल की एजेंसीज हों, एनआईए हो, समाज सेवाएं हो, डॉक्टर हों, या कोई भी किसी भी किस्म का इंजीनियर्स हों, कोई भी साइंटिस्ट हों, उन सब का बारे में सबको एक सूचना का आदान प्रदान बहुत जल्दी और तेज़ी से होना चाहिए एजेंसियों के बीच में, ताकि कोई इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की और इस तरह की विध्वंसक कार्रवाई करने की सोच भी रहा है तो उसको अब शुरू में ही ख़त्म कर दिया जाए। सुरक्षित डेटा शेयरिंग तंत्र को बनाना जरूरी है, नहीं तो अगर लीक हो गए कोई भी इंफॉर्मेशन तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है मेरा मानना है कि इंटर एजेंसी फास्ट ट्रैक और डेटा शेयरिंग और सुरक्षित डेटा शेयरिंग, सिक्योर डेटा शेयरिंग तंत्र को आपने स्थापित करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की चीज़ों में कोई डिले ना हो और कार्रवाई टाइम से हो जाए। सिविल सोसाइटी, इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जनता को जो है ना आगे आके सिविल सोसाइटीज़ को जो है आगे आगे इस तरह की चीज़ों का विरोध करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में का हिस्सा होना चाहिए। मैं देखता हूँ टीवी चैनल्स पे ये कुछ मौलवी मुल्ले आगे जो है ना वो आज भी इनको खिलाफ बोलने की उनमें शक्ति नहीं है, बोलना नहीं चाहते हैं, वो बचाव में उतरे रहते हैं। ये गलत बात है। कोई भी हिंदू हो तो हम किसी का बचाव करने की पक्ष में नहीं है। वो एक मल्होत्रा पकड़ी गई थी पाकिस्तान के साथ गठबंधन में इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, उसके लिए कोई बचाव नहीं आया, जेल में है और जेल में रही। कोई एक आदमी अगर उसके पक्ष में बोला हो तो बता दिया जाए। लेकिन यहाँ जो आतंकवादी हैं बम फोड़ते हैं, उनके बचाव में सारे के सारे मुल्ले मौलवी और जो अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं इस्लामिक, वो क्या इस्लामिक स्कॉलर हैं भाई जो हिंसा के लिए बोल नहीं पाते। अभी आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि अगर आम मुसलमान इनके खिलाफ खड़ा होगा तब ये बंद होगी। पहले एक समय था जो पैसे वाले, अच्छे खासे पैसे वाले मुसलमान थे, वो गरीब मुसलमानों का विध्वंसक कार्रवाइयों में इस्तेमाल करते थे, खुद आराम से बैठे रहते थे। तोड़ फोड़ है, दंगा फसाद है, हर जगह गरीब मुसलमान को आगे कर देना। उसके बाद है गरीब मुसलमान, तब से ये यूपी में और क्या सभी देशों में, सभी स्टेटों में लगभग डोजर की कार्रवाई होती है। तो यूपी में विशेषकर जो ने एक उदाहरण पेश कर दिया है, जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा डोजर चलेगा, आर्थिक हानि होगी, जेल जाएंगे, वकील के पैसे नहीं होंगे। शुरू में ये जो संगठित जो पैसे वाले थे उनने उनको सहायता करने की कोशिश भी करी, लेकिन अभी इतने स्तर पर जो है डोजर चल गया तो वो अभी वो सहायता भी नहीं कर पाए, इसलिए गरीब मुसलमान पीछे हट गया।
और इनके कहे में नहीं आता है अभी, इसलिए इनको खुद जो पढ़े लिखे और खुद जो मास्टरमाइंड हैं इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो, उनको खुद को मैदान में उतरना पड़ा। और जब ये धरपकड़ जो हुई तो भगदड़ में ये दिल्ली जैसा कांड हड़बड़ाहट में कर बैठे और एक पिंडारा खुल गया है। अब बहुतों की जांच होएगी, सरकार को भी एक बढ़िया मौका मिल गया। मैं तो ये कहता हूँ, हाँ भाई, इस मौके को सही भुनाना चाहिए। हर आदमी की जांच करी जाए, किसी भी संगठन में हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका एक बाटे इन जो देश के खिलाफ कार्रवाई करने को देश के खिलाफ कार्रवाई करने की सोचता है, उसको वहीं से पकड़ के ख़त्म किया जाए, जेल में डाला जाए और फास्ट ट्रैक में उसको लटका के फांसी दी जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए। मैं तो ये मानता हूँ इस तरह के आदमियों को ज़्यादा देर तक सुनने की नहीं, इन्फॉर्मेशन लिया इकट्ठा और इनकाउंटर करके ख़त्म करा जाए। और एक भय का वातावरण नहीं होगा, भय बिन प्रेत हुए ना, ये सब जानते हैं। और इस सबको, अगर समाज उठ के, मुसलमान उठ के इनके खिलाफ नहीं खड़े होते हैं, तो बाकी देश के लोगों को इनके पूरे सभी मुसलमानों के खिलाफ खड़े होने के लिए एक समय आएगा और उस टाइम पर दिक्कतें बहुत होंगी। इसलिए मेरा सबसे प्रार्थना है कि किसी भी आतंकी का समर्थन कोई भी नहीं करे, यही देश के लिए सबसे ठीक है। मैं पॉइंट बीच में दूसरा पॉइंट आ गया। दूसरा और क्या हम कर सकते हैं, सोसाइटी को जागरूक करें, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में कर सकते हैं। मीडिया का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया भी सही सही जानकारियाँ दे, हाइप ना बनाए किसी भी चीज़ का। हाइप बना के वे लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे जो है ना एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और भय का वातावरण पैदा होता है समाज में। हर किसी को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है आज की तारीख में। ये फिर सबसे लास्ट में, और ना लास्ट नहीं, मतलब एक न्याय प्रक्रिया को भी अब ये देखना चाहिए। जनता और देश के खिलाफ इस जो भी एक्टिविटीज़ में शामिल होता है, उनके लिए कोई सहानुभूति वाली स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। उसको जांच प्रक्रिया और जो है न्यायिक प्रक्रिया में बहुत सुधार की आवश्यकता है। जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह की नरमी कोई न्यायालय ना करे, ऐसी आशा है। बाकी न्यायालय के खिलाफ हम बोलने से तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, इसलिए भाई हम नहीं बोलते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, न्याय प्रक्रिया में भी जो इस तरह की आतंकी घटनाओं के लिए उनको कोई सहानुभूति के तौर पे ना देखा जाए और उनको जो है ना जेल में ही रखा जाए। वो सिद्धांत ना अपनाया जाए कि जेल नहीं बेल वाला सिद्धांत इन पे लागू नहीं होता। कोई मानव अधिकार इन पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानव है नहीं, दानव है। दानव का इलाज सख्ती के साथ होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए कानून भी एक ऐसा, सरकार से निवेदन है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसके लिए जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो उसको कहीं कोई सुनवाई नहीं, उसको सज़ा तुरंत दी जाए। ठीक है, एक आधा कोई गया तो वो भी देखा जाएगा। तो आज मेरा यही बात कहनी थी। वह सारी चीज़ें अगर हमारी एजेंसियां और साथ में समाज का सहयोग बैठा रहेगा तो प्रोफेशनल लिंक पैटर्न भी एक पॉइंट है मेरा। इसमें जो है हु डिड व्हाट, किसने क्या किया, सिर्फ गिरफ्तार में होने से या गिरफ्तार में आने वालों को देखकर ये निष्कर्ष निकालना जाए कि उनकी जिम्मेदारियां हैं, बल्कि जो नहीं आए हैं उनको भी, उनको लिंक स्थापित करके किसने क्या किया, हर किसी की भागीदारी तय करते हुए इन सबको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। और जो है ना इन सब के लोकेशन और डाटा वेरीफाई, फ़ोन वेरीफाइफिकेशन, ये सब एजेंसियां करती हैं। विस्फोटक सामग्री का स्रोत और सप्लाई चेन, जहाँ से ये रसायन स्टार्ट हुए, खरीदारी हुई, खाद के रूप में हुई, केमिकल की चोरी किया, लैब से चोरी हुआ, उनकी कड़ी जांच चल रही है और भी सख्ती के साथ जांच होनी चाहिए। जब तक पूरा उद्गम स्थान से लेके अंतिम स्थान तक जो मटेरियल पहुंचा उसको पूरा लिंक ट्रेस होना ज़रूरी है।
दिल्ली में जो घटना हुई उसके जो है ना नीतिगत प्रभाव अभी आपको आगे भी देखने पड़ेंगे, और सरकार इस विषय में बहुत गंभीरता से है, और आपको नीतिगत फैसले भी लिए जाएंगे, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखी जाएगी, और सबको जो है ना सारी चीज़ों को ज़रूरी है सामुदायिक जागरूकता, आसपास के लोगों के अनियमित गतिविधि की रिपोर्ट करें, और जो इस तरह की रिपोर्ट करते हैं उनकी सुरक्षा भी पुख्ता की करने की आवश्यकता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।